आइए दोस्तों, अब हम एक नए इंटरमीडिएट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। यानी कि कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसे फ्री रेडिकल का नाम हम दे देंगे। आइए देखते हैं क्या है फ्री रेडिकल्स। ये इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट की लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि वो अनस्टेबल होता है। फ्री रेडिकल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात उसके बारे में क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। और तीसरी बात उसमें क्या देखेंगे? उसकी एक रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे जी? उसकी रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। ये तीन जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक बीच में ये देख लेंगे जो रिएक्शंस होंगी वो किस तरह से रिएक्शन होंगी। वो रिएक्शन एक कार्बन फ्री रेडिकल की होगी, तो उसकी फॉर्मेशन के बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे। यानी कि क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यानी कि वो जो फ्री रेडिकल है वो किस तरह से फॉर्म होगा, ये बात भी हम उसके बारे में जान लेंगे कि कैसे फॉर्म हुआ करते हैं। कैसे पता लगेगा कि एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है, वो फ्री रेडिकल बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो किस तरीके से वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या कंडीशंस होंगी। मतलब कार्बोकेटाइन बन सकता था, कार्बो एनायन बन सकता था, फ्री रेडिकल की स्पेशल कंडीशन होंगी, वो कंडीशन भी हम डिस्कस कर देंगे। और जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन वाला जो पार्ट है, रिएक्शन हम उसमें डिफरेंट टाइप की अलग अलग रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत रिएक्शन पढ़ेंगे, मरकरी बेस्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बन बेस्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक आप ये लिख सकते हैं, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाए और ये बातें मैं जो बोल रहा हूं साथ के साथ आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो आसानी से ये बातें, रिएक्शंस किस तरह की होंगी ये हम बोल के बता देंगे, या तो हम पूरा ही डिटेल में हम इसके डिस्कस करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा किस तरह की रिएक्शंस डील करेंगे। हम यहां पे हम पढ़ेंगे, यहां पे क्या पढ़ेंगे? एल्काइल हैलाइड बेस्ड रिएक्शन, कार्बोनाइल बेस्ड रिएक्शन, रेडिकल चेन रिएक्शन का डिस्कशन कर देंगे। साल्ट की रिएक्शन होगी, साल्ट ऑफ एसिड बेस्ड रिएक्शन। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन होंगी और इसमें जनरली दो तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम। इसमें दो कैटेगरी बेस्ड थी। एक स्पेशल रिएजेंट हम लेंगे AlBN। AlBN क्या होगा इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। BH3 के साथ इसे लिया जाता है और दोनों वही है, मरकरी बेस्ड रिएक्शन और बोरॉन बेस्ड रिएक्शन। ये रिएक्शंस जनरली हम वहां पे डील कर देंगे, सारी रिएक्शंस हम ये डील कर देंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल आप यहां से उम्मीद कर सकते हैं, एक सवाल बनता ही बनता है। आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जो फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, क्या होता है, क्या उसके बारे में जानकारी है। यानी कि अपने पास एक ये फ्री रेडिकल है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ये कोई R ग्रुप लगा दिया, दूसरा भी R ग्रुप मान लो, तीसरा भी R ग्रुप मान लो, यानी कि अलग रख दो, R1 R2 और R3, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री होगा, इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। और ये प्रेजेंट है तो क्या बोल सकते हैं, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड एंगल यहां पे क्या होगा 120 डिग्री के आसपास होगा। लेकिन अभी बॉन्ड एंगल की चर्चा करेंगे नहीं, बॉन्ड एंगल चेंज होगा नहीं होगा, इस फ्री रेडिकल से क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी जी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। सॉरी sp3 नहीं, sp2 होगी, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल है ये काउंट नहीं किया जाएगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा, क्यों काउंट नहीं किया जाएगा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसे होते, अब्सेंस ऑफ लोन पेयर होता तब काउंट किया जाता, लेकिन यहां पे काउंट नहीं करेंगे। अमूमन ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। फ्री रेडिकल में इसे नहीं काउंट करते। सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2 और सिग्मा बॉन्ड 3 और सिग्मा बॉन्ड 3, तो स्टेरिक नंबर हो गया 3 में sp2 होगा। अब इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं जी? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी होगी? ये होगी जी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगी।
ठीक है जी। और एक ये प्लेनर ज्योमेट्री होगी, मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होनी चाहिए? 2 2 4 और 2 6 और 1 7। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इसका नाम दे देंगे। क्या बोलेंगे जी? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट मींस हम क्या बोलेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या है जी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा जी। क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे होते हैं, आपको यह बात बताई गई है पहले ही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोली गई जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसे बोला जाता है जी पैरामैग्नेटिक। क्या बोला जाता है जी? पैरामैग्नेटिक। मतलब बिहेवियर, मैग्नेटिज्म बिहेवियर दिखाया जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का शो करेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें आप निकाल सकते हैं, क्या क्या बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? जो फ्री रेडिकल था वो फॉर्म कैसे हुआ, फॉर्मेशन। ये स्ट्रक्चर था, अब अगला स्टेप होगा फॉर्मेशन, कि फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होगा। तो कमाल की बात है, सुनिएगा, बहुत ही खतरनाक और कमाल की बात है। आपने ऐसा सोचा होगा, 2 एलिमेंट है ए और बी, उनके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन बी का था और एक इलेक्ट्रॉन ए का था। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता तो आप सोचते कि रेडिकल में बनेगा, रेडिकल जाएगा। अगर यानी कि यहां पे ए और बी है, दोनों डिफरेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो पक्का डिफरेंस प्रेजेंट होगा, डिफरेंस होगा। अगर मैं यहां पे क्या ले लेता, ए और ए ले लेता, यहां पे दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप ये सोचते कि यहां से फ्री रेडिकल बनेगा और यहां से फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। तो सुनिएगा, कमाल की बात यह है, फ्री रेडिकल यहां भी बन सकता है, फ्री रेडिकल यहां भी बन सकता है। ये टूटेगा, ये होमोलिटिकली टूटेगा। होमोलिटिकली, हेट्रोलिटिकली कैसे टूटते हैं? एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये। अगर इक्वली टूटते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, यानी कि ये रेडिकल की फॉर्म में आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन गए हैं, आधे इलेक्ट्रॉन इस साइड आधे इस साइड, तो इसे बोला जाता है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोला जाता है जी? होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं ऐसा करता, ये बॉन्ड है ए और मान लीजिए बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बी की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से टूटते, किसको मिलते? बी को, और ए को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। तो यानी कि ए पे क्या आ जाता, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और बी पे क्या आता? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उस पे आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलते थे? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है जी टूटना। किसका टूटना? यहां पे बॉन्ड टूट रहा है। हेट्रोलाइटिक मतलब डिफरेंट तरीके से, और होमोलाइटिक मतलब सेम, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें अनइक्वल, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन गया, इसमें एक साइड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे एक साइड गए और इसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। यहां से 2 रेडिकल ए, यानी कि 2 रेडिकल जनरेट हो गए। लेकिन इसमें यह बात तो समझ में आती है जी, यहां से 2 रेडिकल तो बन जाएंगे। ठीक है जी, यहां से कैसे लफड़ा होगा? इससे आप कैसे रेडिकल जनरेट करवाओगे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा? तो सुनिएगा, एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया H और Cl। क्या लिया है जी? H और Cl। एक इलेक्ट्रॉन ये Cl का मान लिया, एक इलेक्ट्रॉन H का मान लिया। और H और Cl हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एसिड होता है, तो ये टूटेगा किसमें? H प्लस और Cl नेगेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगा और ये H प्लस छोड़ेगा। H प्लस छोड़ा तभी तो ये एसिड था। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, खास बात है, वो क्या है?
वो बात है जी टेम्परेचर की। किसकी बात है जी? टेम्परेचर की। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूं तो रूम टेम्परेचर पे यही रिएक्शन होती है। रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। ये क्या है जी? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। अगर मैं इसी रिएक्शन को, इस HCl वाली रिएक्शन को, किसको जी? ये H और ये Cl, इसको मैं क्या कर देता हूं, अब वो 200 डिग्री सेल्सियस लेके जाता हूं। 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा रखो, 200 से कितना भी ज्यादा रखो, 205, 204, 202, 250 रख दो, तो वहां पे क्या होगा, इस बॉन्ड को, H और Cl के बॉन्ड को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां से ये क्लीवेज हो जाएगा। और क्लीवेज किस तरीके से होगा, H को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि ये 2 रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। कब? जब मैं 200 डिग्री टेम्परेचर रखूंगा, यानी कि यहां पे HV और ये डेल्टा का साइन बना दो, हीट और लाइट। यानी कि हीट और लाइट जब मैं दूंगा, HCl H प्लस और Cl नेगेटिव में नहीं, H रेडिकल और Cl नेगेटिव रेडिकल में टूटेगा। अब इससे खास बात क्या निकल के आ रही है, यानी कि जो ये HCl का बॉन्ड था, HCl का बॉन्ड था, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, इसे टेम्परेचर ना दूं तो H प्लस और Cl नेगेटिव में टूटता है। लेकिन अगर इसी को 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर दूं तो H के पास भी एक रेडिकल बनता है और Cl के पास भी एक रेडिकल बनता है। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये हुआ, इसको मैंने, इस बॉन्ड को इतनी सफिशिएंट एनर्जी दी कि इस बॉन्ड का क्या होगा, मान लीजिए H है और मान लीजिए देखो ये H था और ये Cl था, इस बॉन्ड को इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दी, ये क्लीवेज हो गया, बीच में से टूट गया। और वो क्लीवेज क्या था? होमोलाइटिकल क्लीवेज होगा। कब? जब मैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या उससे ज्यादा दूंगा। इसका मतलब एक मेन कंडीशन है, मेन सफिशिएंट कंडीशन आप देंगे, वो क्या है? वो हीट और लाइट है। क्या है जी? हीट और लाइट। यानी कि आप हीट और लाइट देके क्या कर सकते हैं? रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रेडिकल तभी बनेगा तब आप हीट और लाइट देंगे। यानी कि आपको जब कभी भी एग्जाम में हीट और लाइट मिलेगा तो आप फ्री रेडिकल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है जी, कैसे सोचेंगे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूं, हीट और लाइट दें तो आप रेडिकल की जनरेशन के लिए जा सकते हैं, रेडिकल बन सकता है वहां पे, ये बात आप सोच सकते हैं। अब दूसरी बात, आपने कहा जो H प्लस छोड़ते हुए एसिड होता है और पीएच मैंने बताया था, पीएच मैंने क्या बताया था, इनऑर्गेनिक की बात करता हूं मेन ग्रुप में, पीएच मैंने बताया था टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है जी? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये बात मैंने बताई थी जी मेन ग्रुप में। और इक्विलिब्रियम में बताया था, इक्विलिब्रियम में भी ये बात की थी, न्यूमेरिकल सोल्व किया था। ठीक है जी, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, 200 डिग्री से ऊपर ले गया तो HCl एसिड की तरह काम नहीं करेगा और रेडिकल बन जाता है, इतना अच्छा एसिड नहीं। ठीक है, वो डिटेल में डिस्कस की है, कब उसे एसिड बोलेंगे, कब उसे एसिड नहीं बोलेंगे। सॉल्वेंट का भी जिक्र किया था, किस तरह का सॉल्वेंट आप लेंगे तब एसिड होगा। ठीक है जी, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मजेदार काम हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं। अब ये बात तो हमने पढ़ ली, अब देखेंगे कि कैसे रेडिकल बन सकता है, कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, किस किस से रेडिकल बनेगा। कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड लेंगे, उससे रेडिकल कैसे जनरेट होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स में। किसका नाम लेते हैं? नाम लेते हैं जी हैलोजेंस का। किसका नाम लेते हैं जी? हैलोजेंस। हैलोजन बोलो, हैलोजेंस बोलो। यानी कि मैंने लिया यहां पे क्लोरीन और दूसरा लिया यहां पे क्लोरीन। क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, यानी कि 7 थे टोटल पहले। अब कितने बचे हैं? ये था टोटल 7 है, लेकिन ये 6 बच गए, 3 ये बच गए। ठीक है जी, 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर बन गया। यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर दोनों के पास। अब मैं इसे हीट या लाइट देता हूं। क्या देता हूं जी? हीट या लाइट देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कंडीशन आप ध्यान रखें, हीट या लाइट दी तो यहाँ पे Cl रेडिकल बनेगा, तो एक रेडिकल यहां से, एक रेडिकल यहां से, 2 रेडिकल फॉर्म होंगे। अब मुझे कैसे पता लग रहा है? पहली कंडीशन हीट और लाइट दी है, दूसरी कंडीशन ये है यहां पे इलेक्ट्रॉनिक आपस में रिपल्सन हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से ये बॉन्ड वीक होगा और वीक बॉन्ड होगा तो हम उसे थोड़ी सी एनर्जी देंगे और तभी वो टूट जाएगा। यानी कि हीट और लाइट देंगे लेकिन कम हीट और लाइट में टूट जाएगा, देते ही टूट जाएगा।
यानी कि वीक बॉन्ड है, हम उन वीक बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे किसके लिए, एक रेडिकल की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, यानी कि हर चीज को हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे। दूसरा, अब ऐसे वीक बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं। दूसरी बात आती है जी पेरोक्साइड की। किसकी आती है जी, पेरोक्साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, पेरोक्साइड से भी फ्री रेडिकल बन सकता है। लिख देते हैं यहां पे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है जी, ये रिएक्शन के लिए जाएंगे रेडिकल बनते, क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता, बहुत रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। रिएक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में जाना है जी। ठीक है जी, पेरोक्साइड की बात करता हूं। एग्जांपल मैंने पेरोक्साइड के ले लिया H2O2। और सबसे पहली बात तो यही है, पेरोक्साइड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज न रह के ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो, -1 चार्ज आपको मिले, वही क्या है, वही पेरोक्साइड है। वही क्या है जी, पेरोक्साइड। और ये बात भी मेन ग्रुप में बताई थी, अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है वो ऑक्साइड है। अगर हमने बताई थी O2 नेगेटिव चार्ज जिस पे हो तो क्या था, सुपर ऑक्साइड था। लेकिन आप उन बातों को वहां पे देखते हैं। अब ये सोचिए ऑक्सीजन पे -1 है तो पेरोक्साइड है। किस तरह से डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम भी हमने पढ़ा था, ये डायग्राम है, ये बुक की तरह है, जैसे बुक खुली हुई है ऐसे। ठीक है जी, कैसे बता देता हूं, देखो ऐसे, यानी कि ये हाइड्रोजन यहां पे, एक ऑक्सीजन यहां पे आएगा और दूसरा ऑक्सीजन यहां पे और हाइड्रोजन आएगा यहां पे। ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसे। अब इसमें इसको मैं क्या देता हूं, हीट और लाइट देता हूं, और हीट और लाइट दी तो इस बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाएगा। OH रेडिकल OH रेडिकल या O रेडिकल OH रेडिकल बनेगा। यहां पे क्यों बनेगा, देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इनका रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और वीक बॉन्ड होने की वजह से यहां से टूट जाएगा। यहां पे OH रेडिकल बनेगा, एक OH रेडिकल यहां से बनेगा, यहां से, और एक OH रेडिकल यहां से, 2 OH रेडिकल बन सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड के और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये पेरोक्साइड आपको समझ में आ गया, यानी कि वीक बॉन्ड हम सेलेक्ट करेंगे और वीक बॉन्ड सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे हीट और लाइट दे देंगे, तभी उसका क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, पेरोक्साइड में ही क्या बात है जी, मान लीजिए PHC डबल बॉन्ड O ये भी पेरोक्साइड है, ये भी क्या है जी, पेरोक्साइड है। यहां ये रेडिकल है, यहां पे रिपल्सन होगा और उस रिपल्सन से ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और वीक होगा, थोड़ी सी हीट और लाइट दूंगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड का। देखिए कैसे टूटेगा, मान लीजिए होमोलिटिकली क्लीवेज हुआ यहां से। ठीक है जी, यहां पे बन क्या रहा है, यहां पे बना PHC डबल बॉन्ड O और O यहां से रेडिकल ये बना। और ठीक इसी तरीके से एक ये बनेगा, यानी कि 2 कंपाउंड आपको ऐसे यहां पे पेरोक्साइड से रेडिकल जनरेट करवा सकते हैं। अब इस रेडिकल से फिर से रेडिकल जनरेट करवा सकते हैं, किस तरीके से, देखिएगा, अगर मैं इसको यहां से होमोलिटिकली क्लीवेज करवा दूं, यानी कि यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलने वाला क्या होगा, यहां से निकलेगा जी क्या है, होमोलिटिकली क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, इस पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, पीएच पे रेडिकल आ जाएगा, प्लस यहां पे CO2 बन जाएगा। यहां पे निकलने वाली स्पीसीज क्या होनी चाहिए, निकलने वाली स्पीसीज स्टेबल होनी चाहिए। CO2 गैस है वो स्टेबल होगी, वो निकल जाएगी, इसलिए पीएच पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। ये क्या बनेगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। बनने टूटने के बाद क्या होना चाहिए, वो स्टेबल बनना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि वो क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए, रेडिकल नहीं। यहाँ पे ऐसे बना लो, जनरेशन में बताऊंगा कि रेडिकल कैसे नहीं आएगा, इस पर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी डिस्कशन कर देंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरह से आएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, CO2 का फॉर्मेशन, और इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे वापस चला जाएगा, यानी कि PH प्लस CO2 बन जाएगा। यानी कि एक रेडिकल था, उसे ये बना, फर्दर रेडिकल बनने के बाद फिर से टूट गया। वो क्यों टूटा, क्योंकि निकलने वाले स्पीसीज स्टेबल हो और जो साइड में बनी है वो स्टेबलाइज्ड होना चाहिए किसी भी फैक्टर के थ्रू। यानी कि पेरोक्साइड में आप इस तरीके के पेरोक्साइड में 2 बार भी क्लीवेज करवा सकते हैं।
ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। AlBn का नाम लिया था, क्या है AlBn? आओ देखते हैं AlBn क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं जी इसका स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पे CH3 C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3। अगर इसको मैं हीट और लाइट दूं, क्या दूं? हीट और लाइट, क्या मुझे रेडिकल मिल सकता है यहां से? तो रेडिकल बिल्कुल मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? यानी कि इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं मैं तो क्या मिल रहा है मुझे? देखिए यहां पे C रेडिकल, CH3, CH3 और यहां पे CH3, ये मिला और ये रेडिकल स्टेबल है। हमने देखा था हाइपर कंजुगेशन से, यानी कार्बोकैटायन में ये साइड वाले हाइड्रोजन इसे स्टेबलाइज कर रहे थे, इसको यहां भी स्टेबलाइज कर रहे हैं। ये बात जीओसी में पढ़ चुके हैं, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब और सुनिए, ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको यहां से तोड़ूं, क्या करूं? यहां से तोड़ूं और ये यहां से तोड़ा था, मुझे दोनों ही यही मिले हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से बन जाएंगे। और प्लस ये जो मिला है, ये क्या मिला है? देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्लीवेज हुआ था, यहां पे क्या मिलेगी? N2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? N2 गैस। देखो कैसे था ये, मैं थोड़ा सा तोड़ के बता देता हूं। ये बॉन्ड जो था ये कैसे टूट रहा है बॉन्ड, देखो इस बॉन्ड को बता देते हैं। ये बॉन्ड था जी यहां पे और ये बॉन्ड था यहां पे। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक रेडिकल ये बना दिया और तीनों CH3 यहां पे जमा दिए तीनों, ठीक है जी। और ठीक इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक रेडिकल यहां पे जमा दिया। अब एक रेडिकल N2, इस पे देखो, एक रेडिकल यहां से, एक रेडिकल यहां से, यानी कि ये 2 रेडिकल एक बॉन्ड बना लेंगे, N2 बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। N2 एक स्टेबल है मॉलिक्यूल और ये भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए इस तरीके से भी इससे AlBn से ये मॉलिक्यूल बन सकता है। आप स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से देखिए कैसे बन सकते हैं। आप पूछ भी सकते हैं कि कहां पे कोई दिक्कत आती है। आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा कैसे रेडिकल बना था। अब AlBn है क्या? अब इसकी फुल फॉर्म देखो, वैसे तो आप यहां से बना सकते हैं और नहीं बना सकते तो इसकी फुल फॉर्म क्या रही होगी? एजो। एजो मतलब जो नाइट्रोजन है N2, N2 को क्या बोल देते हैं? एजो। ये बात बताई गई होगी शायद 11th 12th में, बता देते हैं। इसका नाम क्या होगा? एजो। फिर क्या होगा? बी से बिस, फिर आइसो ब्यूटाइरो नाइट्राइल, ठीक है जी, ये इसका नाम हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कैसे ये रेडिकल बनाएगा, कैसे रिएक्शन कर सकता है, ठीक है जी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साफ साफ बिल्कुल, ठीक है जी। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दिया हमने, ऐसे ही ऑक्सीजन के नीचे जो सल्फर है उसका बॉन्ड तोड़ देंगे। क्लोरीन का तोड़ा था तो सल्फर का भी तोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे पीएच आएगा, यहाँ पे मान लीजिए एस आएगा, यहाँ पे एस और यहाँ पे पीएच आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जनरेट होगा, बॉन्ड वीक होगा, यानी कि ये एस एस का बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, पीएच एस रेडिकल, और यहाँ से भी क्या बनेगा? एस रेडिकल पीएच, यानी कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये रेडिकल से अपनी फॉर्मेशन हो सकती है। या फिर आप ऐसा करें, इसको छिपा के आप एक बार इसकी ट्राई करें, क्या ये बन सकता है? क्या आप इसे बनाने में सक्षम है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, आ रही है बात समझ में, ठीक। अब एक बात और आपने नोटिस करी होगी, क्या ये बॉन्ड वीक है, ऐसे ही तोड़ दिया? नहीं जी, हम इसमें भी क्या लेंगे? बार बार बोला है मैंने, हीट और लाइट देंगे। ये बॉन्ड वीक है, वीक बॉन्ड रिपल्सन से हो गया, तब हीट और लाइट दे देंगे और उस बॉन्ड का यहां से क्लीवेज करा देंगे जहां पे वो वीक है और रेडिकल का जनरेशन करवा देंगे, ठीक है जी। यानी कि इसमें जो मेन मामला है वो क्या है? एक मामला हमने नजर आया है
टेम्परेचर देखना है, और दूसरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से या और रिपल्सन भी आगे देखेंगे, उनसे वो बॉन्ड क्या हो जाना चाहिए, वीक हो जाना चाहिए, और वीक बॉन्ड ही हम क्या करते हैं, तोड़ा करते हैं। जैसे हमने HCl का एग्जांपल लिया था, H प्लस और Cl नेगेटिव रूम टेम्परेचर पे बनता है, एसिड की तरह काम करता है, H प्लस बनेगा, H प्लस जो डोनेट करता है उसे एसिड बोलते हैं। लेकिन उसी को मैं अबव 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके गया था तो H रेडिकल और Cl रेडिकल वहां पे बने थे। ठीक है जी, आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं। मेन ये 4 चीजें थी। हेलोजन पढ़ा हमने, ठीक है जी, सबसे पहले हेलोजन से बनाया, फिर उसके बाद क्या बनाया, उसके बाद पेरोक्साइड की चर्चाएं करी थी, उसके बाद AlBn की बात करी थी। AlBn क्या था, एजोबिस आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल था। और तीसरी बात हमने क्या करी थी, चौथी बात हमने क्या करी थी, ये सल्फर सल्फर का बॉन्ड हमने तोड़ा था। ठीक है जी, सल्फर सल्फर का बॉन्ड हमने तोड़ दिया था। इसके बाद बात आती किसकी, स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की चर्चा कैसे करेंगे, कैसे वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है जी, कैसे वो स्टेबल हो सकता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। पहली बात इसमें कमाल की बात यह है, किसी रेडिकल के साथ में एक ग्रुप लगा हुआ है, वो +M ग्रुप है, तो वो स्टेबलाइज कर सकता है। एक -M ग्रुप लगा हुआ है, क्या वो स्टेबलाइज कर सकता है। यानी कि जो रेडिकल के बगल में कौन सा ग्रुप होगा जो उसे स्टेबलाइज करेगा, वो +M होना चाहिए या -M होना चाहिए। तो जवाब है दोनों कर सकते हैं, +M भी कर सकता है, -M भी कर सकता है, बट आपको वो ग्रुप बताने पड़ेंगे, कौन से +M ग्रुप या कौन से -M ग्रुप इसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। आप ये बातें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी उसके बाद जो चर्चा करेंगे वो करते हैं कहां पे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।